अगर आपसे पूछा जाए कि 3 और 2 कितना होता है तो सबका आंसर 5 आएगा। मैं आपको एक केस दूं कि एक ट्री है, उस पर 3 बर्ड्स इनिशियली बैठे हुए हैं। उसके आफ्टर 20 मिनट्स आपको 2 बर्ड उसमें और ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद टोटल बर्ड्स कितने हो जाते हैं तो आपको बताना है। तो यहाँ से आंसर सबका भी आएगा 5। देखिए जो सेकंड केस था उसमें आपको केस दिया गया, क्या दिया गया, केस दिया गया। तो इसी तरह से झारखंड सीजल 2022 का सिलेबस उठा के देखिएगा तो उसमें डे बाई डे का एक्टिविटीज में जो साइंस रिलेटेड फिनोमेनन होते हैं, ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस का झलक आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ओके, जिसमें डायरेक्ट नहीं आपको एक केस वगैरह दिया जाएगा, ओके, या कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि साइंस का कौन सा फेनोमेनन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का झारखंड सीजीएल 2022 का पेपर नंबर 3, जहां से 20 क्वेश्चंस बनेंगे, जनरल साइंस क्वेश्चन पार्ट नंबर 10। बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ इसका डायग्राम मिल जाता है, या डायग्राम क्या है आपको वीडियो जानने को मिल जाएगा। और बाकी चलिए इंजॉय कीजिए इसको, वीडियो को। फर्स्ट आज क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अनदर फंक्शन ऑफ स्वेट बिसाइड्स रिलीजिंग साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। आप लोगों को पता होगा पसीना किसको नहीं आता है, पसीना किसको नहीं आता है। एक मैं क्वेश्चन भी सबसे पूछा था इंटरेस्टिंग कि हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ पसीना नहीं आता है, तो वहाँ लिप्स होता है। क्या होता है, लिप्स होता है, तो वहाँ पसीना नहीं आता है। सब कोई ने आंसर सही जवाब दिया था। इसको मैं डाला था यूट्यूब का कम्युनिटी टैब होता है उसमें डाला था, सब कोई सही जवाब दे रहे थे इसका। तो चलिए अच्छा है, सब कोई जानते हैं। तो इसका पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, व्हाट इज द अनदर फंक्शन ऑफ स्वेट बिसाइड्स रिलीजिंग साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी, यानी कि पानी और नमक निकालने के अलावा पसीने का अन्य कार्य क्या है, ओके, क्या है बताइए। यह शरीर को ठंडा रखता है, त्वचा पर जो मौजूद जीवाणु होता है उसको मारता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, या इनमें से सभी होगा, क्या होगा। तो देखिए आप इसका आंसर देखने जाइएगा तो आपका जो पसीना जो है ना वो सब होगा, इनमें से सभी है से आपका आंसर जाएगा। पसीने का कार्य सभी है, शरीर को ठंडा रखता है। जैसे कि मैं पहले भी एक चर्चा किया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको, लास्ट शायद एक वीडियो था साइंस का, तो उसमें एक प्रोसेस बताया था, ट्रांसपीरेशन बताया था ना, ट्रांसपीरेशन जिसको आप पौधों के बारे में था, उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया था, यानी कि पौधा जो है एक्सेस वाटर को क्या करता है, रिलीज करता है, ताकि रह सके गर्मी में ठंडा रह सके, ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो हमें बताया था, तो उससे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। शरीर से ज़्यादा हम लोग को पानी निकलता है, जितना ज़्यादा पसीना निकलता है तो हम लोग का बॉडी ऐसे कूल रहता है। त्वचा पर मौजूद, यानी कि जब हमारा पसीना निकलता है तो उसमें बहुत सारे ऐसा एलिमेंट होते हैं जो कि जो त्वचा पर मौजूद जो जीवाणु होता है ना, जीवाणु उसको मार देता है, ओके, जीवाणु कीटाणु को। और तापमान को नियंत्रित करने में काम करता ही है, ठीक है, कम या ज़्यादा को नियंत्रित करता है, ओके। जैसे देखिएगा कि जो पसीना है ठंडा में कम आता है, ठंडा में पसीना कम आता है, और गर्मी पसीना ज़्यादा आता है। तो बात समझ रहे हैं ना। तो तापमान को रिलीज करने का भी जो रेगुलेट करने का भी काम किया जाता है इसके द्वारा। आप लोग बोला जाता है कि सुबह में है ना, या सुबह में दिन भर में, या सुबह में या दिन भर में, ऐसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सुबह में। अगर बॉडी से एक बार आप पसीना निकाल लेते हैं, बॉडी से एक बार पसीना निकाल लेते हैं तो आपको लगभग बहुत कम बीमारी देखने को मिलेगा, बीमारी देखने को ही नहीं मिलेगा, ओके। तो एक्सरसाइज वगैरह इसीलिए सुबह में किया कीजिए, 4 से 6 तक सही टाइम होता है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारा आंसू होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl बोलते हैं इसको, ओके। खाने का नमक यही होता है, सोडियम क्लोराइड। और पूछते हैं कि पसीना होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें भी सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। चलिए तो हो गया सर आपका आंसर, और एक यहाँ से समझ लीजिएगा यही काम होता है इसका। और हाँ सारा चीज़ हो गया। और त्वचा का जो आउटर सरफेस है ना, सबसे ऊपरी सरफेस है, उस सरफेस है उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, ओके। चलिए ये सारा क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, व्हाट आर द प्लांट्स कॉल्ड दैट ग्रो इन द रीजन ऑफ एक्सेस मॉइस्चर। जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होता है वहाँ पर कोई पौधे उगते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट, हाईग्रोफाइट, थैलोफाइट, या फिर जीरोफाइट। तो ध्यान से देखिएगा, ओके, ध्यान से देखिएगा इसको, हाइग्रो और हाइड्रो में कंफ्यूजन मत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हाइग्रो है, एक हाइड्रो है, तो आंसर आपका होना चाहिए हाईग्रोफाइट्स। ध्यान दीजिएगा, हाईग्रोफाइट्स बोलिएगा इसको। ऐसे प्लांट्स बहुत लोग जानते होंगे इसको। तो हाइग्रोफाइट्स होता है, क्या होता है, हाइग्रोफाइट्स होता है, और एक होता है हाइड्रोफाइट्स होता है। तो हाइग्रोफाइट्स आपका आंसर होना चाहिए, हाइड्रो नहीं होना चाहिए। आप सुने ना हाइग्रोमीटर के बारे में चर्चा किया था, क्या किया था, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जब मैं बताया था तो हाइग्रोमीटर क्या होता है, आपका जो है से देखे होंगे कि जो ह्यूमिडिटी होता है उसको नापने का यंत्र है, यानी कि आर्द्रता का नापने का यंत्र। तो बहुत ज़्यादा जो आर्द्र जगह होता है वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग हाइग्रोफाइट बोलते हैं। अब हाइड्रोफाइट क्या होता है, तो हाइड्रोफाइट जो पानी में उगता है, क्या होता है, पूरा पानी में रहेगा, उसको हम लोग हाइग्रोफाइट बोलेंगे। जैसे कि आप लोग लोटस एक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। थैलोफाइटा ग्रुप में बहुत सारे प्लांट आते हैं, जैसे आप लोग देखे हैं लाइकेन का पौधा देखे होंगे ना, शैवाल वगैरह, ठीक है। तो थैलोफाइटा ग्रुप वगैरह में आता है, जिससे मतलब जिससे लाइकेन बनता है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं थैलोफाइटा ग्रुप से निकलता है, ओके। चलिए
फिर एक जीरो फाइट आता है। जीरो फाइट जो मरुस्थल में होता है, जहाँ पे कोई वाटर नहीं रहता है, क्या होता है, जहाँ पे पानी नहीं रहता है वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उसको, या बहुत कम पानी होता है वहाँ पे, उसको हम लोग जीरो फाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो फाइट बोलते हैं। ओके, चलिए हो गया आपका जीरो फाइट। तो जैसे मरुस्थल में हो गया, जैसे कैक्टस वगैरह का एग्जाम्पल ले लिए, क्या ले लिए? कैक्टस ना, कैक्टस ले लिए जिसका प्लूरल कैक्टी होता है। ओके, तो यहाँ से कैक्टस हो गया। तो ये सारे प्लांट्स जो है से क्या उगते हैं? मरुस्थल में उगते हैं, तो उसको जीरो फाइट्स बोलते हैं। कैक्टस होता है, एकासिया वगैरह, बबुल वगैरह भी होता है। और सारा चीज़ हो गया ना यहाँ से। चलिए हो गया जीरो फाइट। एक होता है ना हेलोफाइट, याद रख लीजिएगा, एक हेलोफाइट होता है यहाँ से। ओके, हेलोफाइट, हेलोफाइट, HALO, हेलो, PHYTES। हेलोफाइट एक ऐसा प्लांट्स होता है जो कि साल्टी जगह पे उगता है। क्या होता है? साल्टी जगह पे, ठीक है, साल्टी प्लेसेस पे उगता है, उसको हम लोग हेलोफाइट्स बोलते हैं। ओके, इसको याद रखते हैं। देखिए यहाँ से कुछ कुछ आ रहा है ना, याद रखिएगा। बहुत सारा मतलब नमी के बारे में बात हो रहा है, थोड़ा सा याद रखिएगा। 2 फरवरी को ना, 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं ना। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, रामसर ईरान में एक जगह है, ठीक है, तो वहाँ से आता है। तो आंसर आपका बी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड। बताना है आपको कि हेड क्वार्टर्स जो है इसका क्या है। हेड क्वार्टर देख लीजिएगा, लास्ट में एस लगा होता है ना, हेड क्वार्टर नहीं होता है, हेड क्वार्टर्स होता है। इसको इंग्लिश में क्वेश्चन फंसाते हैं। वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड। ग्रीन पीस इंटरनेशनल आखिर होता क्या है, तब इसको बात करें भाई, क्यों हेड क्वार्टर में यहाँ पे ले लिया। देखिए यहाँ पे जनरली जीके का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसका रिलेशन साइंस से है। ओके, क्योंकि देखिए कभी भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आता है। ओके, तो वहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि वहाँ पे ग्रीन पीस ऐसे तुरंत पिक्चर में आ जाता है। जैसे हम लोग का क्या है, इंडिया में NGT है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जब जिसको स्थापना 2000 मतलब एक इस्टेब्लिश किए थे 2010 में, ठीक है। और ग्रीन पीस जो है से आर्टिकल 21A के तहत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NGT जो है से 21A के तहत आता है। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है से 21 में है, ठीक है, 21 में है। तो अब अगर अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, मतलब 21 बोलिएगा, आर्टिकल 21 ये मत बोलिए। अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो अच्छा लाइफ कैसे रहेगा, बात समझ आ रहा है। तो यही होता है। तो इसका आंसर आपका ना एम्स्टर्डम हो गया। क्या हो गया? एम्स्टर्डम हो गया। एम्स्टर्डम क्या है? न्यूजीलैंड का कैपिटल है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए आपको ना एक और भी सारा देखने को मिलेगा लियोन में। लियोन में आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और लंदन में आप लोग देखने को मिलेगा इंटरपोल का हेडक्वार्टर ना, तो इसको याद रखिएगा, इंटरपोल का हेडक्वार्टर। और पेरिस में तो ऑब्वियसली यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यूनेस्को। आंसर हो गया एम्स्टर्डम। समझ गया ना, यहाँ से हेडक्वार्टर ही है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर ही है। कभी भी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम वगैरह होता है, ओके, प्रॉब्लम होता है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल तुरंत चिल्ला के बन लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं भाई। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था ना, COP21, याद रखिएगा, ठीक है, COP21 याद रखिएगा, इसको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को COP21 कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आप बताइए कि इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। बहुत लोग जानते हैं इसको, और सब तो ना स्टूडेंट लोग रट्टा मार जाते हैं। चलिए बताइए जरा, रट्टा मार वाले। देखिए अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं होता है, जो जिस चीज़ को जैसे याद हो वैसे ही कर लेना चाहिए, ठीक है। रट्टा मारने वाला तो रट्टा मारना है, समझना है तो समझना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, विद्वान नहीं बनना है। ओके, तो बताइएगा फ्यूचर एलिमेंट है, यानी कि भविष्य के तहत हम लोग टाइटेनियम को बोलते हैं। ओके, व्हाइट गोल्ड हम लोग प्लेटिनम को बोलते हैं। व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को। ब्लैक गोल्ड हम लोग कोयला को बोलते हैं। ओके, जिसको काला सोना बोलते हैं आप लोग, कोयला को बोलते हैं। या फिर फ्यूचर का फ्यूल यानी कि भविष्य का हम लोग ईंधन जो है से पेट्रोल को बोलते हैं। बताइए क्या होगा, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? नहीं है ना, नहीं है, नोट लगा हुआ है। तो देख लीजिए, इसका आंसर आपका डी होना चाहिए ना। फ्यूचर का फ्यूल हम लोग पेट्रोल को नहीं, पेट्रोल हमको नहीं, फ्यूचर का फ्यूल हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं। हाइड्रोजन जो होता है उसको हम लोग फ्यूचर का फ्यूल बोलते हैं। क्या होता है? फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं। पेट्रोल को हम लोग बोलते हैं लिक्विड गोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विड गोल्ड बोला जाता है ना, क्योंकि पता है पेट्रोल का कितना यूज है, तो इसको लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। बहुत महंगा है अभी तो, और दाम बढ़ गया ना पेट्रोल का। ज़्यादा घुमा नहीं कीजिए, ठीक है, जहाँ जरूरत होता है वहीं पे गाड़ी से जाया कीजिए, वहीं बाकी जगह पे आप लोग साइकिल वगैरह यूज कर सकते हैं, तो पैदल जाइए। आई होप कि समझ में आ चुका होगा, भविष्य का ईंधन इसको बोला जाता है। और अगर थोड़ा सा यहाँ से बात कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब सारा देख लीजिएगा, टाइटेनियम प्लेटिनम वगैरह सारा तो हो गया। ओके, आई होप कि समझ में आ चुका होगा यहाँ से। ओके, चलिए इसको देख लीजिएगा। ओके, पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, और फ्यूचर का फ्यूल हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, H2। H2 गैस का फॉर्म होता है ना, गैस को H2 बोलते हैं। हाइड्रोजन का जस्ट सिंबल आपका H होता है ना, जिसका जो पता है ना, क्वेंडिस वगैरह जो इसका सिंबल दिए थे। चलिए, अब हाइड्रोजन कोई तो यही किए थे।
When you cook food, then the transfer of heat in the utensils is due to, यानी कि जब खाना पकाते हैं तो बर्तन में जो ऊष्मा होता है किस विधि द्वारा संचालित होता है, यानी कि जब खाना आप लोग गैस स्टोव पर रखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपका गैस स्टोव ऐसा होता है, तो यहाँ से जब लाइट मतलब यहाँ से जलता है, ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या रखते हैं, एक केतली रख देते हैं चाय बनाने के लिए, ओके, चाय इसमें भर देते हैं पूरा, ठीक है, और उसमें आप लोग चाय इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो चाय जब इसमें बना रहे हैं तो इसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, वो किस विधि से हो रहा है, कन्वेक्शन जिसको आप लोग संवहन बोलते हैं, कंडक्शन जिसको आप चालन बोलते हैं, रेडिएशन जिसको आप विकिरण बोलते हैं, और कंडेंसेशन संघनन बोलते हैं। किससे होता है बताइए। तो पहले मैं आपको ना समझा देता हूं कि क्या होता है सारा चीज, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए 3 चीज होता है मेनली रूप से समझिएगा। एक होता है रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन होता है, एक कंडक्शन होता है, क्या होता है, कंडक्शन होता है, ओके, कंडक्शन, और एक होता है कन्वेक्शन, क्या होता है, कन्वेक्शन, ओके। चलिए, तो रेडिएशन में क्या होता है, जैसे कि रेडिएशन में ना कोई जो आप लोग देखिएगा कि रेडिएशन में जब हीट का ट्रांसफर होता है एक प्लेस से 2 प्लेस में, तो वहाँ पे बीच में कुछ नहीं रहता है, बीच में कुछ नहीं रहता है, या रहता भी है, रह सकता है या नहीं रह सकता है। रेडिएशन को ट्रांसफर होने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो रेडिएशन होता है। जैसे सन का लाइट आपके पास आ रहा है, ओके, तो जब तक आपका एटमॉस्फेयर है तब तक तो वायुमंडल है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, नील बटे सन्नाटा, तो उसके ऊपर कुछ नहीं है। इसका मतलब लाइट जो है रेडिएशन से आ रहा है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर सन है, तो वहां से लाइट आपको आ रहा है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में आ रहा है ना, तो रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। दूसरा बात करते हैं कंडक्शन, नाम अगर समझिएगा कंडक्ट, कंडक्ट मतलब जोड़ना होता है। तो दो अगर बॉडी जो है से आपस में टच है, क्या है, दो बॉडी आपस में टच हैं, ओके, और उनके बीच हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको कंडक्शन बोलते हैं, यानी कि टच है। जैसे कि आप समझिएगा कि आयरन रॉड है, क्या है, आयरन रॉड है, तो इस पार्ट को हिट कीजिएगा ना, तो अगला वाला पार्ट अपने आप हिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एटम्स है इसके साथ कंबाइन है, ऐड है, ओके, जुड़ा हुआ है, तो इसका जो एटम है बगल वाले एटम्स को हिट करते जाएंगे, और इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। तो कंडक्शन में दो जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, दोनों कांटेक्ट में होता है, सटा हुआ रहता है। कन्वेक्शन में देखिए काम क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके बीच ट्रांसफर तो होता है, बीच में एक मीडियम एयर होता है, क्या होता है, एक एयर होता है, ओके, एक एयर होता है, समझ गए। तो यही सारा हो गया, तो एयर होता है बीच में, तो उसके थ्रू जो है से आपका देखने को मिलता है कन्वेक्शन। अब देखिएगा इसमें समझिएगा कन्वेक्शन में होता क्या है, कन्वेक्शन में जैसे बीच में एयर है, तो यहाँ वाला जो हीट अगर जा रहा है तो पहले इस वाले एयर को गर्म करेगा, और ये जब गर्म हो जाएगा एयर तो आगे बढ़ने लगेगा, तो इस वाले बगल वाला गर्म करेगा, ऐसे करते करते आगे इन लोग बढ़ जाता है। तो बात समझ में आ गया। ट्रांसफर भी हो सकता है, क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ से ट्रांसफर ऐसे अगर हो गया, ओके, यहाँ से बगल वाला गर्म किया, फिर वो गर्म हुआ, उड़ के यहाँ चला गया, तो एक जगह दूसरे जगह जाने में अगर कोई मीडियम रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, ओके। आई होप कि सारा चीज समझ में आ चुका होगा, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा, समझाते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे कि आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए, कंसिडर कीजिए कि आपके पास गैस है, उसके ऊपर आपने अभी जस्ट केतली चढ़ाया है गर्म करने के लिए चाय को, ओके, कि बनाने के लिए चढ़ाए हैं। आज संडे है ना, थोड़ा सा तो आज तो मतलब बहुत रात से मैं जाग रहा हूँ, ओके, तो कुछ कभी कभी गड़बड़ भी करता हूँ, ओके। तो देखिएगा आप लोग गैस स्टोव पर रख चुके हैं यहाँ पे, ओके। तब बताइए, मुझे ये बताइए कि जो आप थोड़ा सा नीचे झुकिएगा और देखिएगा कि जो आपका केतली है एकदम गैस का स्टोव जहाँ से जल रहा है उसमें टच है क्या, बर्नर से एकदम टच है, नहीं ना, थोड़ा सा ऊपर है, क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, और हवा के थ्रू जो है से उसमें जल रहा है, बात समझे, और ऊपर भी आएगा ना तो भी जलेगा। तो समझ लीजिएगा कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कंडक्शन नहीं, हम लोग कन्वेक्शन का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा गैस के ऊपर रखते हैं, हम लोग क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो जलता है तो उसके ऊपर भी हीट मिल जाता है, ऐसे तो हम टच हो जाता है, लगभग उसका जो फ्लेम निकलता है वो टच हो जाता है, ऊपर भी हीट आता है। तो ऐसे कभी कभी ना पूछते भी हैं, क्या होता है, पूछते भी हैं कि हम लोग अगर ठंडी सर्दी के दिन में जो आग तापते हैं वह किस मोड से हीट का ट्रांसफर होता है हम लोग का बॉडी में, तो कन्वेक्शन के चलते ही होता है, ठीक है, संवहन के चलते होता है। बात समझ में आ गया, सारा चीज समझा दिया। कंडेंसेशन तो एक अलग प्रोसेस है, कंडेंसेशन पता है ना, कि कोई अगर गैस है, ओके, गैस है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन बोलते हैं, ओके। इन तरफ का संवहन हो गया। आई होप कि समझ में आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो बताइएगा जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और पूछा जाता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को पता है कि मैटर जो है हमेशा बर्निंग इशू रहता है हमारा सोसाइटी में हमेशा से, तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जो है से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको आप लाफिंग गैस बोलते हैं, फार्मूला N2O हो गया। जलवाष्प वाटर वेपर होता है, मीथेन जिसका फार्मूला CH4 हो गया, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं आप लोग। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको आप लोग शॉर्टकट में CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इनमें से कोई नहीं।
क्या होना चाहिए आंसर? तो देखिए इसमें से 5 ऑप्शन है, तो पांचों में से कोई चार, जो 4 ऑप्शन है उसमें से सारा का सारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, वाटर पेपर हो गया, मीथेन हो गया, और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और जो एक है कार्बन डाइऑक्साइड उसको तो लिया ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है सब रिस्पॉन्सिबल है, क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ओके, चलिए हो गया सारा, ठीक है। एक पूछते हैं कि धान का खेत से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन। और मीथेन गैस जो है आपका, जो आपका नेचुरल गैस है, इसका मेन कंपोनेंट है, ठीक है। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है, आपसे पूछेंगे तो याद रखिएगा, ठीक है। इसको मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। ओके, चलिए, और अगर थोड़ा सा अगर बात करिएगा कि अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कौन करता है, तो चाइना नंबर फर्स्ट पे है क्योंकि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, यूएसए नंबर सेकंड पे है, इंडिया थर्ड नंबर पे आ जाता है, रसिया, फिर जापान और फिर जर्मनी है। ओके, जर्मनी है। तो ये सारे कुछ हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आंसर आपका नो नहीं होना चाहिए, नहीं नन होना चाहिए था ना, मिस्टेक है। नन ऑफ दिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नन ऑफ दिस। चलिए, हो गया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, ऐसे देखिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हम लोग जो है से प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स उसको लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए ना। हार्मफुल है इस सेंस में नहीं है, ओके, कि बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते हानिकारक इसको समझा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है तो हम लोग इसको ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि पता है कि आजकल क्या होता है, अब गर्मी दिन आने वाला है ना, देखिएगा कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सारा का सारा खेल है ना, ये सबके चलते हो रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस ही बोलते हैं, फार्मूला N2 होता है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिएचर प्रोड्यूसेस यूरिक एसिड? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो क्रिएचर है जो कि क्या करता है? यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। क्या होता है? यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। आपके ऑप्शन है गौरैया, तितलियां, अमीबा या फिर ऊंट। तो देखिए इसका आंसर आपका स्क्वायर हो गया। याद रखिएगा यूरिक एसिड देखिए हम लोग को बॉडी में से भी होता है ना, जब नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह बनता है, आपको पता होगा, तो किडनी क्या करता है? उसको फिल्ट्रेट करता है। क्या करता है? किडनी जो है उसको फिल्टर करता है। ओके, और जो फिल्ट्रेट निकलता है बाहर में निकला जाता है, आपको पता है, यूरिन के फॉर्म में, तो उसमें यूरिक एसिड वगैरह बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो एक ऐसा जो मैंने उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब प्रोड्यूस मतलब करने का क्या मतलब है, मतलब उसका जो एक्सप्रेशन होता है ना स्पैरो का, उसमें आपको यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आंसर आपका स्पैरो हो गया। स्पैरो हो गया। स्नेक्स वगैरह भी दिया जाता है ना, बुक्स वगैरह में दिया था कि स्नेक्स होता है, वो भी यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। हमारे बॉडी में भी यूरिक एसिड बनता है, इसको याद रखिएगा। और जो अगर बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है, ह्यूमन में अगर अधिक अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, तो हम लोग को गठिया देखने को मिलता है ना। क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, गठिया और बीमारी, तो यूरिक एसिड के चलते ही होता है। बॉडी में, हड्डियों में अगर यूरिक एसिड जम जाता है तो गठिया की बीमारी हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आंसर आपका गौरैया हो गया। ये गौरैया जो है दिल्ली का स्टेट बर्ड है ना, दिल्ली का स्टेट बर्ड है ये गौरैया। आपका कौन है? भूल गए क्या? भूलना नहीं है। द प्रोटीन वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट कैटेगरी प्रोटीन बिकॉज, ध्यान दीजिए, जो प्रोटीन आप लेते हैं, जो जानवर से आप लोग मिलते हैं, जैसे चिकन वगैरह खाते होंगे, तो उसको प्रथम श्रेणी निकालने की फर्स्ट कैटेगरी का प्रोटीन मानते हैं। क्यों बताइए? यह सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है, 150 रुपये केजी। उसके बाद ये इजिली अवेलेबल होता है, आराम से जाइए ले आइए। ओके, सस्ता उपलब्ध हो जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल, आराम से पच भी जाता है 2-3 दिन में। ओके, इट कंटेन्स नेसेसरी एमिनो एसिड, या इसमें अनिवार्य एमिनो एसिड्स होता है। तो क्या इसका रीजन होना चाहिए? तो देखिए सब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है उसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे मजा लेने के लिए मैं डाल दिया हूँ। ओके, इसका एक्चुअली में रीजन है कि इसमें जो है अनिवार्य एमिनो एसिड मौजूद होता है। क्या होता है? जो आपको एमिनो एसिड है, नेसेसरी एमिनो एसिड से मौजूद होता है। अब एमिनो एसिड्स का फंक्शन क्या है? तो एमिनो एसिड का फंक्शन है प्रोटीन को बनाना। क्या होता है? प्रोटीन जो होता है आपका बॉडी में, ठीक है, तो लिखा हुआ है कि प्रोटीन को बनाना होता है इसका फंक्शन। ओके, अब प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, और कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। तो अगर किसी को खेत में कमाना है ना, तो उसको पूरा चावल खिला के भेजिएगा, ठीक है, रोटी वगैरह। अगर जिसको अगर एनर्जी बॉडी बिल्डिंग बनाना है तो उसको एकदम प्रोटीन वगैरह पूरा सोर्स दीजिएगा, सोयाबीन वगैरह। ओके, सोयाबीन पता है ना, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है 40%, जो कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश हम लोग बोलते हैं। ओके, समझ में आ चुका है ना कि दिक्कत है? दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स किस लिए है। Which of the following disease can be seen in males due to deficiency of vitamin 6? B6 जो विटामिन है, क्या है? विटामिन B6 है, उसके चलते देखिएगा कि कौन सा रोग होता है। क्या होता है? जो मेल में बोल जा रहा है कि मेल में कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर देखिए होना चाहिए एनीमिया। क्या होना चाहिए? एनीमिया हो जाता है। ओके, एनीमिया, जिसमें आप लोग को पता हो कि खून की कमी और हो जाता है। तो विटामिन बी की कमी से आप लोग देखने को मिलेगा, B6 है ना, विटामिन B6 ऐसे इसको कमी से अरक्तता देखने को मिलेगा, अरक्तता देखने को मिलता है।
अब आपको अरक्तता को अगर दूर करना है तो थोड़ा सा गाजर वगैरह मछली वगैरह अच्छा से खाइएगा, ओके, विटामिन 6 अगर आपको मिल जाएगा। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, डाला नहीं ना हूँ है चलिए कुछ कुछ सोर्स यहाँ पे दिया हो और दूसरा डायग्राम नहीं ना है, नहीं है। चलिए एक चीज़ बताइएगा, विटामिन सी का जो विटामिन 6 है, B6 है, उसका एक और नाम क्या है? जैसे बोले ना B1 को आप लोग थायमिन बोलते हैं इस तरह का, तो B6 को क्या बोलते हैं? 12 तक होता है। B12 को साइनोकोबालिन बोला जाता है ना। अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो पूछते हैं कभी कभी, तो याद रख लीजिएगा। रिकेटर्स होता है विटामिन डी की कमी से, याद रख लीजिएगा। रिकेटर्स होता है विटामिन डी की कमी से, जिसको एक हार्मोन ही बोलता है। स्कर्वी होता है विटामिन, इसमें क्या होता है, हड्डी वगैरह जो आप लोग देखते हैं वो आपका पतला वगैरह होने लगता है। और स्कर्वी होता है आपका, देखने को मिलेगा स्कर्वी भी देखने को मिलेगा आपको, विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से होता है। और इसमें आप देखिएगा मसूड़ा वगैरह ना ब्लड वगैरह आने लगता है, ओके। और बेरी बेरी देखिएगा यहाँ से विटामिन जो है B1 की कमी से होता है ना, बेरी बेरी, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। आंसर आपका एनीमिया हो गया और रक्तता हो गया, ठीक है। चलिए कुछ कुछ बता दूं क्या? पहले तो बताया था ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, सारा कारण बताता हूँ। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। विटामिन बी को आप लोग पता है ना, आप लोग थायमिन बोलते हैं, विटामिन ए को थायमिन बोलते हैं। विटामिन सी को आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को आप लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को बोलते हैं आप लोग टोकोफेरॉल, और इसको बोलते हैं फिलोक्यूनिन ना। फिर से बता दे रहा हूँ, विटामिन ओ को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, B1 बोला जाता है ना, जनरली बी को या B1 को बोल सकते हैं थायमिन। विटामिन सी को आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी को आप लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, और ई के को बोलते हैं आप लोग फिलोक्विनोन। विटामिन के जो पता है ना कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, हेपरिन वगैरह पता है ना ब्लड में, तो वही काम करता है। चलिए हो गया सारा चीज़, एनीमिया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। थोड़ा सा ना इसको ना पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा सारा सोर्स वगैरह B1 B2 का, ठीक है। चलिए आपके लिए डाल दिया हूँ, और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लाख, पता है ना, लाख जिसको या हिंदी में इसको लाह भी बोलते हैं आप लोग, वह किस चीज़ से बनाया जाता है? कि इंपॉर्टेंट है, झारखंड के रेस्पेक्टिव में क्वेश्चन बहुत आता है इसमें ना। झारखंड में ला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो रांची में, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो बताइए कि लाख किस चीज़ से बनाई जाती है? बर्ड से, ट्री से, इंसेक्ट से, या फिर मस्क डियर, एक कस्तूरी मृग होता है उसको बोलते हैं हम लोग। तो जो देखिएगा कि लाह जो बनाया जाता है, ओके, लाह जो होता है वह एक किट से बनाया जाता है, किट से बनाया जाता है। किससे? किट से। तो किट मतलब होता है इंसेक्ट्स। देखिएगा बहुत सारा झारखंड में पता है, झारखंड को झाड़ का प्रदेश अंग्रेजी के द्वारा बोला गया था, ओके, क्योंकि बहुत सारा झाड़ी वगैरह यहाँ पे था, ओके, तो इसको जैसे झाड़ों का प्रदेश बोल दिए, ठीक है। तो इसको जो है क्या हुआ, किट से हम लोग प्राप्त करते हैं। अब किट का देखिए जो लाख या जिसको लाह भी बोलते हैं, इसके लिए जो किट रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग बोलते हैं केरीना लाका। क्या बोलते हैं उसको? केरीना लाका। मैं तो इसका इंग्लिश सर्च नहीं किया था, ओके, केरीना लाका बोलते हैं इसको, केरीना लाका ना। तो इसका देखिएगा पेन चल क्यों नहीं रहा, केरीना लाका जो है से इसका नाम है ना। तो उस जो आपका देखने को मिल रहा है वह जो कीट है उसका नाम है केरीना लाका। आप लोग देखिएगा कि जो केरीना लाका जो कीट है, आप लोग को बहुत सारा जो पेड़ होता है ना, जैसे कि प्लास है, कुसुम है, बेर वगैरह का पेड़ वगैरह होता है, तो इनकी शाखाओं पर रहता है, और वही जो है से क्या करता है, एक तरह का जो है जो उस पर रहता है तो उसका रस को चूसता है। क्या रहता है? उसका रस को चूसता है, और फिर एक जो है से उसका जो स्राव करता है, अपने बॉडी से एक द्रव निकालता है, तो वही जम जाता है, तो उससे हम लोग लाख बनता है, ठीक है। लाख का बहुत यूज होता है, ओके, लाख का बहुत यूज है, इसको तो याद रखिएगा, ओके। एक दो यूज बताइए, मैं झारखंड का वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ लाख का यूज को, ओके, थोड़ा बहुत सर्च कीजिए और बताइए लाख का यूज कहाँ है। क्वेश्चन पूछता हूँ तो बताइए, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए भाई, पार्टिसिपेट कीजिए। आंसर आपका इंसेक्ट्स हो गया, ओके। चलिए, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन, पूछ रहा है कि किसी परमाणु का जो रासायनिक गुण है किस पर डिपेंड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछा आपसे केमिकल प्रॉपर्टी पूछा है। तो बताइए किस पर डिपेंड करता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, प्रोटॉनिक संख्या पर, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनिक संख्या पर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उस पर, या द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस या न्यूक्लियनों की संख्या पर। चर्चा कर देंगे सबके बारे में, ओके। आइए थोड़ा सा बता देते हैं आपको, देख लीजिए। अगर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, क्या होगा, आइडिया होगा, ओके, तो इसमें देख लीजिएगा, या देख लीजिए थोड़ा सा, अगर देख लीजिएगा इसको, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, जो आप बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ पे, न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड पाथ पे इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल, जब आप देखिएगा फिक्स्ड पाथ पर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन, ओके।
तो जो न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है ना, जैसे कि मैं इसका आंसर जब चेक कर रहा था, ओके, तो जो मैं बुक लाया था मार्केट से, उसमें दिया है कि चारों ओर, इसका आंसर बता देता हूँ, देख लीजिएगा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। लेकिन इसका एक्चुअली में आंसर होना चाहिए क्या, कि जो सबसे बाहरी कक्षा में जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उस पर डिपेंड करता है इसका प्रॉपर्टी। क्या होता है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग देखिएगा ना, क्या देखिएगा मेटल्स का, तो मेटल्स का जो आपका जो वैलेंसी आएगा, जो वैलेंसी आता है, संयोजकता जिसको बोलते हैं, 1 2 3 आएगा। उसके बाद कार्बन नॉन मेटल से 4 स्टार्ट होने लगता है। क्या होता है, 4, कार्बन से 4 स्टार्ट होने लगा, ठीक है, कार्बन से 4 स्टार्ट होने लगता है। तो इसका मतलब है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, रासायनिक गुण, वह जो है से आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, 2n² फॉर्मूला से आप लोग निकालते हैं, पता है ना कि नहीं पता है? नहीं पता होगा तो बताइएगा, थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा कभी, ओके। तो 2n² फॉर्मूला पर निकालते हैं, तो जो बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है उस पर उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, चारों ओर घूमता है उस पर नहीं, ओके, समझ गया? चलिए, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। तो इसका आंसर आपने देख लिया कि द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस पर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बात करूं कि यह जो एटम है किसका है, यह जो एटम है किसका है, तो ध्यान दीजिएगा 6 प्रोटॉन्स है, और क्या है, 6 प्रोटॉन्स है, ध्यान दीजिएगा 6 प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन भी चारों तरफ काउंट कीजिएगा, 2 2 4, 4 और 2 6, ओके। तो 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन दोनों आ गए। तो 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में होता है, प्रोटॉन्स होता है ना, बताया था ना कि प्रोटॉन्स जो होता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, तो 6 होता है कार्बन का। तो कार्बन का ही एटम है, ओके। अब कार्बन के एटम के बारे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस दिख रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा आपको न्यूट्रॉन्स, क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रॉन्स, और आपको देखने को मिलेगा प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है, और ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ऑप्शन था ना यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स की संख्या पर, तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का कुल मिला देते हैं तो टोटल न्यूक्लियॉन्स हो जाता है, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग, समझ गया ना? तो यही होता है आपका, ओके। चलिए, आई होप के समझ में आ चुका होगा। अच्छा, ये सब याद है ना कि इलेक्ट्रॉन का इसका मतलब खोज कौन किए थे, प्रोटॉन का, और जो है से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोज कौन किए थे, याद है कि भूल गए? बताता हूँ, ओके, आप लोग बड़ी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आता है प्रोटॉन, उसके बाद आता है न्यूट्रॉन, यही था ना तीनों, ओके। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, ओके, याद रखिएगा। प्रोटॉन का किए थे आपको ई गोल्डस्टीन, क्या किए थे, ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ना, जेम्स चैडविक किए थे, तो इसको याद रखिएगा, ओके, मतलब खोज किए थे इसका, ठीक है। इन्वेंट क्या करेंगे, ये तो पहले ऑलरेडी था। आई होप के समझ में आ चुका होगा ना। चलिए, अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर जो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, ध्यान दीजिएगा, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, ओके, तो उसमें जो है से कौन किस ऑर्बिट का जो है से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, आपका देखिएगा, मतलब एटम के, मतलब कंपाउंड के फॉर्मेशन में। तो याद रखिएगा, हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन वही पार्टिसिपेट करता है, मतलब आप देखिएगा कंपाउंड फॉर्मेशन में, ओके। तो इसको याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which are the least and the most electronegative elements in the periodic table respectively। रेस्पेक्टिवली मतलब समझ में आता है ना। आवर्त सारणी में पूछा जा रहा है, जिसका मतलब वर्तमान में आवर्त सारणी कौन बनाया था, अभी जो हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोजले तैयार किए थे, इसको याद रखिएगा। क्रमशः सबसे कम और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बताना है आपको, कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, निगेटिविटी किसका होता है, या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन कौन है। तो सबसे कम भी बताना है, ज़्यादा ही बताना है, यानी कि मैं यहाँ पे दोनों ले लिया हूँ, ओके, ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा सके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को जानने के लिए यहाँ से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस पीरियोडिक टेबल के बारे में, ओके। क्या होता है, पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिएगा यहाँ से सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, तो देखिएगा यहाँ से, यहाँ पीरियड है ना, देखिएगा यहाँ से 7 पीरियड होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन्स होता है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो टोटल 18 ग्रुप है, टोटल 18 ग्रुप देखने को मिलेगा, और टोटल 7 पीरियड्स देखने को मिलेगा, आराम से यहाँ देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियोडिक टेबल में बढ़िएगा तो आपका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इंक्रीज करता है, और जब ग्रुप में डाउन जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, डाउन जाइएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ग्रुप में जब घटता है ऊपर से नीचे आने तक, तो यहाँ से तो सबसे पहले तो यहीं पे है, उधर तो बढ़ता है, इधर बढ़ता है, अब इधर घटता है। तो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट क्या आ गया, जंक्शन पॉइंट फ्रांसियम आ गया।
तो फ्रांसियम जो है से आपका सबसे कम है, तो टिक लगा लीजिए यहाँ से, फ्रांसियम जो है से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ग्रुप में इधर बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, इधर पीरियड में जाइएगा, इधर क्या होता है पीरियड में जाइएगा तो बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ना है। और ऊपर से नीचे भी आपका जो है से घटता है, तो इधर बढ़ता है इधर घटता है, तो बढ़ेगा तो सबसे ऊपर लो तो ज़्यादा होगा और नीचे सबसे कम होगा। तो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट कहाँ आएगा, जंक्शन पॉइंट आएगा फ्लोरीन, तो यहाँ फ्लोरीन सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अब हम लोग कहिएगा कि यहाँ पे तो हीलियम क्यों नहीं ले रहे हैं, हीलियम जैसे किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है, इसको इनर्ट गैस में बोल दिया गया है। क्या बोला गया है, इसको इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस बोल दिया गया, इसका दुनिया ही अलग है। बोलता है कि हम किसी से हमको कोई लेना देना है नहीं, यानी कि मेरे ग्रुप का है, ओके, ठीक है, मतलब लेना देना ऐसे है, मतलब मैं ज़्यादा किसी से सोशलाइज नहीं होता हूँ, ठीक है, थोड़ा सेकुलरिस्ट टाइप का हूँ, ओके। तो यहाँ से देख लीजिएगा आपका आंसर हो गया फ्लोरीन और फ्रांसियम हो गया, समझ गया ना, फ्लोरीन और फ्रांसियम हो गया, देख लीजिएगा। तो आप लगा लीजिए सबसे कम पूछा है तो आपका सबसे कम फ्रांसियम होगा, सबसे कम फ्रांसियम होगा और सबसे अधिक आपका फ्लोरीन हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड नहीं करा आया होगा तो फिर से समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ता है इधर से और ऊपर से नीचे तक ऐसे आपका घटता है, क्या होता है घटता है। तो सबसे ज़्यादा ऊपर ना हो गया, क्या वो सबसे ज़्यादा ऊपर हो गया, घटता है, डिक्रीज है, यानी कि इंक्रीज ऐसे करता है, तो ऊपर से नीचे तक घटता है, तो सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन का, ओके, और सबसे कम हो गया यहाँ पे फ्रांसियम का, ठीक है। तो यही होता है, बाकी सारे 18 और 7 बता ही दिया। सारा ग्रुप आप लोग को याद है ना, कि भूल गए सारा ग्रुप वगैरह, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। हीना, लीना और नहीं सॉरी यहाँ दूसरा था, हाय लीला नाकर रबकस फरियाद बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी बैगन आलू गाजर इन थैला काशी जी सनक पड़े नाना पाटकर ऐश्वर्या सा बिंदास ओ सुष्मिता सेन तेरा पोजीशन, ओके। उसके बाद फिर कल बाजार आई आंटी, ठीक है, ऐसे करके इसको बोलते हैं। और हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग, ओके। तो ये सारा ग्रुप वगैरह के याद करने का कुछ कुछ ट्रिक होता है, तो आप लोग को आइडिया होगा। चलिए समझ गया, या चलिए ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे जो ग्रुप 17 है इसको हैलोजन बोलते हैं, जिसको एक से डिनोट करते हैं आप लोग हैलोजन। हैलोजन क्यों, हैलो मतलब होता है साल्ट और जेंस मतलब होता है प्रोड्यूसर, तो हैलोजन इसके लिए बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए। आवर्त सारणी में देखिएगा टोटल 118 एलिमेंट है। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोजले तैयार किए थे, ठीक है, मोजले तैयार किए थे पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल अभी एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि जेड पर बेस्ड है, इसको याद रखिएगा। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है से एटॉमिक नंबर पे था ना, जिसको आप लोग एटॉमिक मास पे था, जिसको आप लोग ए से डिनोट करते हैं, मास पे था। सारा चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द वाटर ऑफ द हैंड पंप इज हॉट इन विंटर। देखिए गर्मी आप लोग नहाते होंगे, ठीक है, गर्मी आप लोग ठंडी में आप लोग जब नहाते होंगे, ओके, तो उसमें जब ठंडा में हम लोग कुआं के पानी से नहीं नहाते थे, ठीक है। मेरे गांव में जब कुआं था तो उसके पानी से नहीं नहाता था मैं, चापाकल पे जाता था पानी निकलने, क्योंकि पानी उसका गर्म होता था। तो पहले उसको पता नहीं था, जब बड़ा हुआ तो पता चल गया गर्म क्यों रहता है। तो आप लोग इसको बताइए कि क्या होता है, ठंडा में आप लोग नहाते हैं नहीं नहाते हैं। एक बार वाकया हुआ था, एक स्टूडेंट थी, ठीक है, तो उससे पूछे कि बहुत गोरी थी, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद थी। तो उससे पूछे कि तुम तो इतनी गोरी हो, 3-4 दिन में नहाती होगी। तो बोल रही है कि सर आपसे अब झूठ का बोलना है, पता है हम 12 दिन तक नहीं नहाए। तो चलिए आप गोरेपन का बहुत अच्छा से आप लोग इस्तेमाल करना जानते हैं नहीं। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग उसको लगा था उसका फैक्ट, बोले कि चलो अच्छा है तुम्हारा भी। तो चलिए जस्ट फॉर जोकिंग, तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ कुछ होते रहता है। तो ऐसे डेली भी नहीं नहाना चाहिए, ठीक है, डेली भी नहीं चाहिए, 1-2 दिन कम से कम गैप करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक सेक्रेट हार्ट को पढ़ा रहा था, तो उसके स्टूडेंट बताइए कि सर डेली नहीं नहाना चाहिए, ठीक है, डेली नहीं नहाना चाहिए, 1-2 दिन कभी कभी गैप लेना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी का सारा जो देखते होंगे जो नमी वगैरह होता है सब गिर जाता है, ठीक है, तो ऐसे उसका कहना था। तो ठंडे के दिनों में हैंडपम्प का पानी गर्म होता है क्यों, बताइए। आवर बॉडी इज हॉट सो बी फुल वाटर हॉट, हमारा बॉडी हॉट होता है, यहाँ पे ना कोल्ड होना चाहिए था, सॉरी, क्या होना चाहिए था, हमारा बॉडी जो है गर्म होता है, इसीलिए हमको लगता है कि पानी ठंडा है, ओके। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो वातावरण का जो तापमान होता है, वायुमंडल का तापमान होता है, ठीक है, वो कम होता है या कम होता है पृथ्वी के, यानी कि जस्ट अपोजिट इसको मीनिंग समझ सकते हैं। फ्रिक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द पंपिंग एंड वाटर बिकम्स हॉट, यानी कि जब पानी निकालते हैं चापाकल से तो घर्षण होता है, तो घर्षण चलते पानी गर्म हो जाता है क्या। या फिर वाटर एब्जॉर्ब्स हीट व्हेन इट रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पर आता है तो क्या थोड़ा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर में तो खुद ठंडा है तो क्या एब्जॉर्ब करेगा, तो ये तो कट गया, ये कट गया। हमारा शरीर गर्म होता है इसीलिए ठंडा लगेगा, तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ये है कि पृथ्वी का जो देखिएगा टेम्परेचर, पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है ना, अंदर का टेम्परेचर वो थोड़ा सरफेस से ज़्यादा होता है, इसलिए पानी अंदर से निकलता है इसलिए गर्म होता है, ठीक है। तो देखिए डे बाय डे से रिलेटेड क्वेश्चन आपका मिल गया, ठीक है। तो एक तरह का ऐसे ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो समझ गया पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के अगर सरफेस से बात करिएगा, पृथ्वी के सरफेस में बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है ना,
सेकंड पे क्या आता है, सेकंड पे आता है सिलिकॉन, और थर्ड पे आता है एल्युमिनियम। क्या आता है, एल्युमिनियम आता है। तो यही 3 एलिमेंट सबसे ज़्यादा अर्थ में पाए जाते हैं। एलिमेंट बोल रहा हूँ, अगर सबसे ज़्यादा मेटल पूछेगा तो आंसर आपका जो है से एल्युमिनियम होना चाहिए ना। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल कौन है, एल्युमिनियम। बाकी अगर एलिमेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन आंसर लगाइएगा, समझ गए। चलिए आंसर आपका बी हो चुका है ना। चलिए, द पावर ऑफ अ लेंस इज -2d, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। देखिए पावर ऑफ लेंस जो है दिया हुआ है, पावर ऑफ लेंस को आप लोग पी से डिनोट करते हैं, तो -2d दिया हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ बताइए। ओके, देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन वहाँ पे था कि -2d है। ओके, -2d है तो किस तरह का लेंस है, किस तरह का लेंस है बताइए। तो कन्वेक्स है कि कनकेव है, उत्तल है कि अवतल है, क्या है बताइए जरा। तो वैसे आंसर था, क्वेश्चन था, तो मैं इसको थोड़ा सा टफ कर दिया। क्या कर दिया, टफ कर दिया। तो इसका क्षमता जो है -2d है। ओके, तो वह किस तरह का लेंस होगा, तो याद रखिएगा ये जो है आपका कनकेव लेंस हो जाएगा। क्या होगा, कनकेव, क्योंकि कनकेव का देखिएगा फोकस माइनस में होता है, और जिसका फोकस माइनस होता है उसका पावर भी ऐसे निगेटिव आ जाता है, माइनस आ जाता है। कन्वेक्स देखिएगा ना, कन्वेक्स, ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकस आपको प्लस देखने को मिलेगा, और फोकस प्लस देखने को मिलेगा, इसका मतलब उसका पावर भी प्लस में आ जाएगा। अब ये फोकस प्लस होने से पावर प्लस क्यों आ जा रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो टेंशन मत लीजिए, बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है P = 1/f। क्या होता है, P = 1/f। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से निकालिएगा, F = कितना होगा, 1/p होगा ना। और आपको पावर दे के रखा है -2d, कितना, -2d दिया है, ठीक है, -2d। अब जब यहाँ से रखिएगा इसको -2d, ध्यान दीजिएगा -2d, d का मतलब होता है पर मीटर। क्या बोला, पर मीटर, ध्यान दीजिएगा, पर मीटर होता है। क्या होता है, पर मीटर। तो यहाँ से जब पर मीटर ऊपर जाएगा, क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा ऊपर में सेंटीमीटर में, और नीचे /2 है। ओके, /2 है, तो यहाँ से आप लोग देखने को मिलेगा 2 से यहाँ से 50 आ जाएगा ना, कट जाएगा, तो लगभग कितना हो गया आपका, हो गया 50 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया, और 50 सेंटीमीटर माइनस में आ गया। क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो -50 सेंटीमीटर हाई ऑप्शन में। अगर इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0.5 मीटर आ जाएगा, 0.5 मीटर ना, तो इसको याद रखिएगा, 0.5 मीटर आ गया। ओके, चलिए मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर हट गया यहाँ से, तो 0.5 माइनस में आया, टिक लगा लीजिएगा, ऐसी पावर ऑफ लेंस निकल जाता है। फॉर्मूला यही है ना, आसान है। तो 0 पॉइंट, देखिए ऑप्शंस कितने रिलेटेड हैं, देख लीजिएगा कितना रिलेटेड, 0 सेंटीमीटर मीटर माइनस प्लस का अंतर है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, 0.5 मीटर होना चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा, फोकस आपको दे देगा, अगर जैसे बोल दिया कि 50 सेंटीमीटर है तो इसका पावर निकालिए, तो इसको याद रखिएगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तभी फॉर्मूला लगाइएगा। जो P = 1/a बताया, वो फॉर्मूला जो है तभी लगाइएगा जब उसको आप जो है से मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और एक और पूछते हैं यहाँ पे, पावर ऑफ लेंस जो है 1 डायोप्टर किसको बोलते हैं, तो पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर उसको कहते हैं जिसका फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ 1 मीटर हो। दैट सिंपल, जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होता है उसको पावर को हम लोग, उस लेंस का पावर को 1 डायोप्टर बोलते हैं। चलिए यही सर है, देखिए कन्वर्जिंग लेंस है। ओके, और इसको हम लोग बाई कन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं। ओके, बाई कन्वेक्स बोला है, बाई फोकल नहीं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन हम नहीं आ रहे हैं, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। डाइवर्जिंग लेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको बाई कनकेव बोलते हैं। बाई क्यों, क्योंकि देखिए कनकेव पार्ट है, कनकेव पार्ट है, ठीक है, तो 2 बार कनकेव है, इसीलिए इसको हम लोग बाई कनकेव बोलते हैं। कन्वेक्स मतलब क्या होता है, कन्वेक्स उठा हुआ, तो 2 बार उठा हुआ है, जिसको हम लोग बाई कन्वेक्स बोल देते हैं। दैट सिंपल है। देखिए कभी कभी पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पास्ट का पेपर देखिएगा। ओके, मैं देख रहा था मध्य प्रदेश का GD में क्वेश्चन आया हुआ था शायद ऐसे कुछ, कि जो वह लेंस कौन सा है जिसका जो बाहर का साइड है, बीच वाला पार्ट मोटा होता है, बीच वाला पार्ट मोटा होता है और किनारे पर पतला होते जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग, जिसको हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। पूछा कि बीच के भाग पतला होता है और किनारे पर मोटा होते जाता है, वह कौन सा लेंस है, तो आपका होगा कनकेव लेंस, जिसको आप लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, इसको मालूम है, कन्वर्जिंग और इसको डाइवर्जिंग इसीलिए बोलते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, टेंशन नहीं ना है, टाइम है ना, कि कुछ काम है, काम रहता है तो कर क्या कीजिए, मेरा वीडियो देखने आते हैं तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है ना, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। ओके, तो यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ पे रखिएगा एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को रखिएगा। ओके, तो करता क्या है ना, यहाँ पे इसका जस्ट मान लेते हैं फोकस है इसका ना, इसका फोकस यहाँ पे है, तो ऐसे जाता है लेंस में, ठीक है, ये ले जाता है यहाँ से, यहाँ इसका अपर्चर होता है टोटल, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, तो ऐसे यहाँ से मुड़ के यहाँ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। ओके, यानी कि लाइट जो है ना, अगर कोई भी लाइट अगर रे जाता है तो ऐसे ऐसे जाकर मुड़ जाता है, तो क्या होता है, मुड़ जाता है, कितने भी लाइट जाएगा मुड़ने लगता है ऐसे। ओके, ऐसे लाइट जाता है तो मुड़ जाता है, तो ऐसे यानी कन्वर्ज करना, एक जगह पे बिंदु पे आ जाता है, कन्वर्ज करता है, मैंने एक जगह पे जमा हो जाता है। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, जमा होना।
तो लाइट रे एक जगह जमा हो जाता है, एरो से डोंट करते हैं लाइट रे को, ओके, तो जमा हो जाता है इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसमें क्या होगा ना कि अगर लाइट आप दीजिएगा, क्या दीजिएगा, लाइट यहाँ से दीजिएगा ऐसे, ओके, तो इसमें ऐसे कन्वर्ज नहीं होता है, इसका फोकस इधर होता है, तो इसमें लाइट जो है डाइवर्ज होने लगता है, इस साइड में जाने लगता है। तो आप लोग को पता होगा साइंस वाले को, ओके, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वर्ड क्लियर होगा तो समझ में आ चुका होगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बता दिया। द लॉ ऑफ फ्री फॉल गिवन बाय गैलीलियो, पता है ना, गैलीलियो इटली के थे ना, इटली के थे गैलीली, बताइएगा इनको। द लॉ ऑफ फ्री फॉल गिवन बाय गैलीलियो इज ऑल्सो नोन एज, क्या होगा, ऑल्सो नोन एज, तो गैलीलियो को गिरते हुए पेंट को नियम को हम लोग क्या कहते हैं, गति का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मोशन, जस्ट बोल दीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक इंटरेस्टिंग बात बताइएगा ना, जानते हैं जो लॉ ऑफ मोशन है ना, तीनों के तीनों जो दिख रहा है ना, तीनों के तीनों लॉ ही ऑफ मोशन था, ओके, और लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। एक गुड बॉय बॉड बॉय मूवी देखे हैं, उसमें पूछा गया था ना, मतलब एक ब्रेकिंग क्वेश्चन था कि लॉ ऑफ मोशन को आइंस्टाइन ने कब दिया था, तो लॉ ऑफ मोशन को आइंस्टाइन ने थोड़ा दिया था, वो तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे, E=mc² वगैरह देखे होंगे, तो वो आइंस्टाइन का था, ठीक है, न्यूटन तो लॉ ऑफ मोशन दिए थे, ओके, तो बाद में वो जो इमरान हाशमी था जवाब दे दिए थे, ओके, तो उस तरह कुछ चीज़ें हैं, ओके। तो मूवी वगैरह देखते हैं तो कुछ सीखा कीजिए, ओके, अच्छी चीज़ों को लिया कीजिए, बुरी चीज़ों को छोड़ दिया कीजिए, बुरा चीज़ को ना एकदम छोड़ दिया कीजिए, चाहे रहे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा लेकिन बुरा चीज़ छोड़िए, बाद में बहुत मजा आने वाला है, ओके, बुरी चीज़ें से दूर ही रहिए। द लॉ ऑफ, चाहे वो पर्सन हो या थिंग्स हो, कोई भी चीज़ हो सकता है, ओके, लॉ ऑफ फ्री फॉल गिवन बाय गैलीलियो इज नोन एज, इसको हम लोग लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर जानने से पहले मैं सबसे पहले ले चलता हूं ना, तो समझ में आएगा ही नहीं। देखिए कहा जाता है, जैसे कि हुआ क्या था ना कि गैलीलियो गैलीले एक प्रयोग किए थे, आपको पता होगा कि जो आपका इटली है, इटली, ठीक है, वहाँ पे पीसा की झुकी हुई मीनार है, सीधा क्यों बना दिया, पीसा की झुकी हुई मीनार, झुका हुआ है, तो इसको झुकाया नहीं हूँ यहाँ पे, पीसा की झुकी हुई मीनार है, चलिए झुकी हुई बना देता हूँ, क्यों आप लोग टेंशन ले रहे हैं। पीसा की थोड़ा सा झुकी हुई मीनार है, और झुकी हुई मीनार में क्या होता है ना, झुकी हुई मीनार पर वो चढ़ के क्या किए थे ना कि एक, मैं जस्ट आइडिया बता रहा हूँ, एक 5 kg का और एक 10 kg का, दो चीज गिराए थे, क्या गिराए थे, दो चीज गिराए थे, और दोनों जो है एक ही साथ गिरा था, क्या हुआ, दोनों एक ही साथ गिरा था। ये भी एक्सपेरिमेंट यही किए थे, क्या किए थे, ये भी एक्सपेरिमेंट यही किए थे, इटली में जो झुकी हुई मीनार है उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, पता है आपको। तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ गिरता है, तो ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा समान रहता है, हर एक ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन हमेशा समान रहता है। और अर्थ का अगर वेट देखिएगा तो बहुत ज़्यादा है, अर्थ का वेट अगर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा है, ओके, 6 × 10⁻24 kg है, तो इसकी तुलना में 5 kg 10 kg क्या है, कुछ नहीं है, धूल बराबर है, ओके, उसके चरण के धूल के समान भी नहीं है, तो उन लोगों को कुछ समझता ही नहीं है, तो दोनों को आराम आराम से गिराता है, क्योंकि आ जाओ जैसे जैसे आना है, आराम से आते जाओ, सबको देख लेंगे, तो अर्थ यही बोलता है, तो दोनों एक साथ ही गिरता है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो समझ लीजिएगा दोनों साथ गिरेगा, 10 kg वाला पहले नहीं गिरेगा, 5 kg वाला बाद में नहीं गिरेगा, दोनों साथ गिरेगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, समझ लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि फ्री फॉल क्या होता है। तो फ्री फॉल देखिए होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर, देखिए एक प्राणी है यहाँ पे, ओके, यहाँ से मजा ले रहे हैं, तो जब कोई रेजिस्टेंस बॉडी पर नहीं लगता है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो, क्या हो, एयर रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो, तो ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरता है, ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्रीली गिरता है, उसी को फ्री फॉल कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और उस समय एक्सेलरेशन जो होता है 9.8 मीटर/सेकंड² होता है, त्वरण बोलते हैं हिंदी में इसको, अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल g, ओके, चलिए समझ गया, तो इसको फ्री फॉल बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब कोई वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए, यानी कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल, यहाँ पे एक, अगर एयर रेजिस्टेंस रहता तो बीच में एक एक्सटर्नल एजेंट काम करता, लेकिन यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस अगर निग्लिजिबल है तो स्वतंत्र रूप से फ्रीली गिर रहा है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, और अगर गति में है तो गति रहना चाहेगी, जब तक कि कोई बाहरी बल नहीं लगे। तो अगर बाहर से कोई अगर इसको रोकने वाला नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स अगर इस पर नहीं लग रहा है, रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, तो फ्रीली गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो फ्रीली गिरेगा। तो यह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पर डिपेंड करता है, मतलब इस ऐसे भी जान सकते हैं इसको कि जो लॉ ऑफ फ्री फॉल है इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यही होता है कि अगर कोई वस्तु अगर मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, और अगर मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया न जाए। समझ गया ना, इनर्शिया 3 तरह का होता है, बताया था, ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ मोशन था ना, शायद इनर्शिया ऑफ मोशन था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था, 3 ऐसा था, ओके। चलिए चल गया ना, समझ गया सारा चीज़, कोई दिक्कत वगैरह नहीं ना होगा, दिक्कत होगा बताइए, सारा दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जब एक्सेलरेशन फ्री फॉल गिरता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, 9.8 मीटर/सेकंड के रफ्तार से गिरता है, बदलता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है 24 क्वेश्चन है, आप यहाँ देखने को मिलेगा। ओके तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, मैं देखिए इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ और क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। ओके बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ओके याद रखिएगा इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जा रहा है कि ईटिंग सोडा बोल दीजिए। ओके सोडियम बाइकार्बोनेट बोला है, सोडियम कार्बोनेट बोला है उसको वॉशिंग पाउडर बोल दीजिए आप लोग। पोटेशियम नाइट्रेट को बोल रहा है कि इंडियन साल्टपेटर कहिए, सोडियम नाइट्रेट को बोल रहा है कि चाइल्ड साल्टपेटर कीजिए, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप लोग कास्टिक सोडा कहिए। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इतने सारी चीज डिस्कस करने होते हैं, अगर मैं धीरे धीरे चलूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा। अब वीडियो हमको लगता है कि 40 से 50 मिनट हो जाने वाला है, और मैं और ज़्यादा स्लो करूंगा समझिए तो कितना टाइम हो जाएगा, 1.5 घंटा पार हो जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा। तो अच्छा नहीं लगेगा। कम समय में ज़्यादा चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए, हैबिट बनाइए, अच्छा लगेगा, धीरे धीरे हैबिट बना लीजिएगा, अच्छा लगेगा। ओके तो देख लीजिए यहाँ से इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बाकी सारा सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा बोलते हैं, फॉर्मूला बता रहा हूँ टेंशन मत लीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग इंडियन साल्टपेटर बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट को हम लोग चाइल्ड साल्टपेटर बोलते हैं। ओके उसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा नहीं बोलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH, ठीक है। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KH बोला जाता है, और इसको हम लोग कास्टिक पोटास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास बोलते हैं, समझे ना, पोटास। ओके चलिए समझ गए। चलिए तो इसको कास्टिक पोटास बोला जाता है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास बोला जाता है। तो कास्टिक सोडा किसको बोला जाता है, तो कास्टिक सोडा बोला जाता है NaOH को। क्या बोला जाता है, NaOH को बोला जाता है। ओके तो इसको कास्टिक हम लोग सोडा बोलते हैं, ठीक है समझ गए। कास्टिक सोडा का यूज इसका यह देखिएगा साबुन बनाने के लिए होता है ना, सोप वगैरह आप लोग देखे हैं बनाने के लिए हम लोग कास्टिक सोडा यानी कि NaOH का यूज करते हैं। आई होप के समझ में आ चुका है ना, आ चुका है या नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा। नहीं आया होगा तो फिर से बताइएगा, फिर से बताऊंगा। ओके चलिए अब मैं सबका फॉर्मूला आपको बताता हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, देखिएगा सोडियम बाई है, बाई को हाइड्रोजन बोलते हैं ना, तो NaCO3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट में जहाँ पे देख रहा था ना वहाँ पे ना धोने का सोडा का सिर्फ Na2CO3 दे दिए थे, लेकिन Na2CO3 नहीं होगा। इसका कंप्लीट फार्मूला जब तक 10H2 यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें डालेगा नहीं तब तक फार्मूला कंप्लीट नहीं होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला देख लीजिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट तो भैया KNO3 हो जाएगा, और सोडियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा NaNO3, समझ लीजिएगा इसको। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो बता ही दिया KOH होता है, और कास्टिक सोडा का होता है NaOH। तो सबका फार्मूला हो गया। बाइक का कभी कभी हाइड्रोजन बोलेगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, याद रखिएगा। तो दोनों सेम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा का यूज करते हैं। इसको आप लोग एंटासिड के जैसा भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पेट में जब अपच यानी कि एंटा एसिडिटी हो जाता है तब। ओके चलिए अब इसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इसलिए इसको हम लोग अग्निशामक के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। H2SO4 के साथ उसका यूज किया जाता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सोप ओवर डिटर्जेंट, 10th क्लास का बुक में जाइएगा तो क्वेश्चन पूछा गया। ओके और मैं हर तरह से आप लोग को मटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूँ, मत सोचिएगा कि 10th का बुक से है कि 9th से बुक है कि 8th का बुक से है। क्वेश्चन देखिए हर एक तरह से प्रोवाइड करा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। सीजल का एग्जाम है, स्टूडेंट को छांटना है, उसको ज़्यादा सीट नहीं है, 956 है ना, 956 डेटा है ना, तो उसको स्टूडेंट को छांटना है। तो एग्जाम को पता है कि हमको किस किस तरह से क्वेश्चन डालना है, तो अच्छा से प्रिपरेशन करके जाइए, ठीक है। सबका जॉब नहीं लगने वाला है, दिस इट इज़ ट्रू। ओके सबका नहीं लगने वाला है, ठीक है। एक मतलब सत्य होता है, सबका जॉब नहीं लगने वाला है। ओके तो याद रखिएगा। डिटर्जेंट की अपेक्षा साबुन से क्या लाभ है, ठीक है यही है, चिकना होता है। तो चिकना से क्या मतलब बनता है भाई, इसको अच्छा से पैक कर सकते हैं, यानी कि इजीली पैक कर सकते हैं, क्या इससे मतलब बनता है। इट्स क्लीनिंग प्रॉपर्टीज बेटर देन डिटर्जेंट, साबुन से अच्छा सफाई करता है। ओके अच्छा धुलाई कर देगा क्या, मतलब डिटर्जेंट से अच्छा धुलाई कर देगा क्या साबुन। और इट डज नॉट पोल्यूट वाटर, या पानी को प्रदूषित नहीं करता है। क्या होना चाहिए, 10th वाले में जो अच्छे से पढ़े होंगे उनको ये आंसर मिल चुका होगा, वही हाँ सही है आप लोग, आंसर डी होगा। यह जल को दूषित नहीं करता है, यानी कि वाटर को पॉल्यूट नहीं करता है। ओके ये वाटर को पॉल्यूट नहीं करता है, कौन, साबुन वाटर को पॉल्यूट नहीं करता है, डिटर्जेंट जो है से वाटर को पॉल्यूट करता है, याद रखिएगा। ओके चलिए समझ लीजिएगा। यहाँ से कुछ बता देता हूँ आपको, देख लीजिएगा थोड़ा सा ना। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं ना कि एक हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर बताया था ना, हार्ड वाटर होता है जिसमें साल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद होता है, तो उसके चलते वाटर हार्ड हो जाता है। हार्ड वाटर का पहचान, दाल नहीं गलेगा आपका और कपड़ा भी साफ नहीं होगा। ओके तो हार्ड वाटर में साबुन काम नहीं करता है, हार्ड वाटर में जो है ना साबुन काम करना बंद कर देगा। तो हार्ड वाटर अगर है ना तो उसमें काम करने के लिए वो डिटर्जेंट का यूज करते हैं, तो डिटर्जेंट जो है अच्छा से हार्ड वाटर में काम करेगा। तो डिटर्जेंट यूज कर लीजिए, हार्ड वाटर में काम करेगा, ठीक है। दाल नहीं गलेगा डिटर्जेंट से, मतलब कपड़ा अच्छा से साफ हो जाएगा। ओके और ये पूछते हैं कि हार्ड वाटर क्यों होता है, तो साल्ट ऑफ कैल्शियम और साल्ट ऑफ मैग्नीशियम चलते वाटर हार्ड हो जाता है। हार्ड वाटर का पहचान बता दिया, तो इसको याद रखिएगा।
केस दे सकते हैं कि दाल गला रहा है, नहीं गल रहा है आपका दाल, ठीक है, जिससे पानी में किस चीज़ की मौजूदगी है कि जिसके चलते नहीं हो रहा है, ऐसे दे सकते हैं केस स्टडी, इसलिए चर्चा कर रहा था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनबो, जो आपको थंबनेल में दिखा था अब आ चुका है, वह घड़ी जब उसके बारे में आप लोग जानने वाले हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनबो आर देयर, तो रेनबो कितने तरह का होता है, तो रेनबो दो तरह का होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, एक को बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक रेनबो, दो तरह का रेनबो होता है। आइए मैं थोड़ा सा जस्ट आपको आइडिया देता हूँ। रेनबो जो होता है मेनली रूप से ध्यान दीजिएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि वर्ण विक्षेपण के चलते बनता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के चलते ऐसे तीन फेनोमेना काम करता है, रिफ्लेक्शन भी काम करता है, रिफ्रैक्शन भी काम करता है और डिस्पर्सन भी काम करता है, तीनों काम करता है, ध्यान दीजिएगा, तीनों फेनोमेना यहाँ पे काम करता है। तो देखिए जब लाइट यहाँ से इंटर किया, क्या हुआ, इंटर किया तो इसका देखिए डिस्पर्सन हुआ, क्या हुआ, डिस्पर्सन हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, ध्यान देखिएगा, तो इसका थोड़ा सा मुड़ा हुआ, यहाँ से मुड़ने के बाद डिस्पर्सन हुआ, इसके बाद यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होता है, ओके, मतलब रिफ्रैक्शन हो गया, मुड़ा यहाँ से तो रिफ्रैक्शन हो गया, उसके बाद यहाँ से ड्रॉप में जब टकराया, प्रिज्म जैसा काम करता है, टकराने के बाद यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ तो अब यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो तीनों फेनोमेना काम करता है, याद रखिएगा, लेकिन मेन फेनोमेना आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, 7 कलर की जो पट्टी बनता है वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के चलते होता है, ठीक है, प्रिज्म में आप लोग सुने होंगे। प्राइमरी रेनबो बनता है जब रे ऑफ लाइट जाता है और निकल जाता है, एक ही बार, जब ध्यान दीजिएगा एक ही बार जब रिफ्लेक्शन होता है तो प्राइमरी रेनबो बनता है। अगर बुक में जाकर देखिएगा एनसीईआरटी में, ठीक है, तो इसका जो यहाँ से एंगल बनता है, ठीक है, हम लोग देखते हैं जब, तो इसका जो एंगल बनता है तो इसको 40 से 42 डिग्री होता है ना एंगल, याद रखिएगा इसका, और इसमें 51 से लेकर 53 डिग्री एंगल होता है। सेकेंडरी रेनबो कब बनता है, रे ऑफ लाइट गया, रे ऑफ लाइट गया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, ऐसे टकराया, फिर निकल गया, बात समझे। तो जगह एक से ज़्यादा बार टकरा जाता है, यानी कि 2 बार टकराता है, क्या बताया, 2 बार टकरा जाता है रे ऑफ लाइट, मतलब 2 बार रिफ्लेक्शन होना, टकराना मतलब रिफ्लेक्शन होना, तो 2 बार जब रिफ्लेक्शन हो जाता है उस केस में आपका सेकेंडरी रेनबो बनता है, ओके। अब प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो पहचाने कैसे बताता हूँ। प्राइमरी रेनबो थोड़ा सा ज़्यादा चमकीला होगा, प्राइमरी रेनबो जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा चमकीला होगा, सेकेंडरी रेनबो जो है कम चमकीला होगा, ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि देखिए रे ऑफ लाइट गया, पानी से टकराया ना, वाटर ड्रॉपलेट्स है हवा में, तो पानी से टकराया तो यहाँ से थोड़ा सा लाइट का जो देखिएगा इंटेंसिटी कम हुआ, फ्रीक्वेंसी कम नहीं हुआ। एक पूछते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे जगह जाता है मीडियम में, तो कौन सा उसका गुण चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी बस ऐसा लिख दिया, फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो आपको देखिए इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होता है, तो जब इंटेंसिटी लाइट का कम होगा तो आपको थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखेगा। तो यही थोड़ा सा समझ लीजिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में थोड़ा सा डिफरेंस यही है, सेकेंडरी रेनबो थोड़ा सा धुंधला दिखता है, प्राइमरी रेनबो एकदम चमकीला दिखेगा, समझ गए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ गए, कितने तरह का रेनबो होता है, समझ गए। तीनों फेनोमेना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन तीनों काम करता है रेनबो में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर लेयर ऑफ लंग इज कॉल्ड। देखिए लंग का आउटर लेयर को बाद में बात कर रहा है, जैसे बताया था ना कि हमारा स्किन का जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो उसी तरह से लंग का जो आउटर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटल फ्लोरा, उसके बाद पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ओके, उसके बाद हमारा पेरिटोनियम क्या होना चाहिए। तो इसका देखिए हिंद होता है फुफ्फुस झिल्ली होता है, क्या होता है, फुफ्फुस झिल्ली, जिसको हम लोग पेरिटल प्लूरा के नाम से जानते हैं, ओके, पेरिटल प्लूरा के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देख लीजिएगा, ये आपका हार्ट है, ओके, क्या होता है, सॉरी लंग्स है यहाँ पे, ओके। तो लंग में देख लीजिएगा, यहाँ से देखने को मिल रहा होगा पेरिटल प्लूरा, यही पेरिटल प्लूरा है, यहाँ से देखने को मिल रहा बाहर का एक अंदर का पार्ट है, उसको आप लोग वस्कुलर प्लूरा बोलते हैं ना। तो अंदर का पार्ट होता है, बाहर का साइड जो है आपको देखने को मिल रहा है, क्या है, बाहर का साइड है आपका पेरिटल प्लूरा है, तो यही आपका फुफ्फुस झिल्ली इसको बोलते हैं, ठीक है, लंग, ओके। 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, याद है कि भूल गए, 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, बताइए जरा। दिल धड़कने की आवाज़ नहीं पूछ रहा हूँ, कितना बार आप सांस लेते हैं वो पूछ रहा हूँ, बताइएगा जरा, थोड़ा बताइए, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं बताइएगा तो माफ़ नहीं करेंगे, बता रहे हैं, लेकिन इतना मेहनत आप लोग करवाते हैं, थोड़ा सा आंसर नहीं दे सकते हैं, ओके। नहीं पता है तो सर्च भी करके दीजिए, लेकिन दीजिए, हमको चाहिए आंसर, ठीक है, चाहिए, जो देगा उसको गुपचुप खिलाएंगे, ओके। तो हो गया, तो उसको पेरिटल प्लूरा हो गया। आप लोग को ना कुछ डेली आपको देने का लालच दूंगा, तब लोग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमीथैलेमस ईडिबल पार्ट। बोला जा रहा है कि गुद्देदार थैलेमस जो है, ठीक है, गुद्देदार थैलेमस जो है सो पार्ट कौन सा ऐसा चीज है जिसका गुद्देदार थैलेमस पार्ट हम लोग खाते हैं, टमाटर, सेब, आलू या गाजर। तो देखिए सेब को हम लोग खाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, उसका गुद्देदार थैलेमस पार्ट खाते हैं, क्या होता है, थैलेमस पार्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सेब को हम लोग एक फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, बताया था ना, सेब को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेब जो है फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, एक तरह का आभासी फल है, क्योंकि ये ओवरी से प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, ओवरी से प्रोड्यूस नहीं होता है, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से अगर प्रोड्यूस होता है फ्रूट्स तो उसको हम लोग सेब बोलते हैं। बाकी आप लोग टमाटर जानते हैं। देखिए टमाटर जो है ना, से टमाटर एक तरह का
फल है, क्या है, टमाटर फल है। आप लोग देखिएगा टमाटर एक फ्रूट्स है, वेजिटेबल नहीं है, ठीक है। वेजिटेबल में पढ़िएगा उसको, वेजिटेबल पढ़ते हैं ना, तो फ्रूट्स है ही ना। टमाटर जो है आपका क्या है, एक फ्रूट्स है, तो याद रखिए फ्रूट है। बाकी आलू गाजर सारा देख रहे होंगे यहाँ से, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ओके, रेटिनॉल हो गया। तो ये हो गया आपका एप्पल के बारे में हो गया। तो एप्पल आपका हो गया, हम लोग क्रमी खाते हैं। अच्छा, नारियल का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, तो इसकी याद रखिएगा हम लोग उसका एंडोकार्प ना, उसका एंडो मतलब पीते हैं, पानी जो होता है वो एंडोकार्प होता है। नारियल का पानी जो होता है से एंडोकार्प होता है, चलिए पीते हैं वो, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, चलिए। और बाकी जानते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो आपको पोटैटो देखते हैं, टोमेटो देखते हैं और चिली देखते हैं ना, और शुगर केन, तो ये सारा ना पुर्तगाली के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, पहले नहीं था ये सब। जो पुर्तगाल भारत में आया था ना, वो किया था ना 1498 में कालीकट में, तो वहाँ से पता है, तो पोटैटो, टोमेटो और चिली मिर्च वगैरह और शुगर केन सारा जो है से पुर्तगाली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, पहले नहीं था यहाँ से। तो समझ लीजिए सारा जितना इंटरेस्टिंग खा रहे हैं ना सारा चीज़, ओके, तो वो आपका पुर्तगाली के द्वारा लाया गया है। अच्छा, सब्जी का राजा कौन है, कोई लोग बोल रहे हैं पोटैटो है, मुझे तो ब्रिंजल है, ठीक है, मेरा तो जो है सब्जी का राजा ब्रिंजल है। आप लोग थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप लोग का सब्जी का राजा कौन है, लेकिन सब्जी का राजा सही में ऐसे ब्रिंजल ही है, ओके, कहीं कहीं पोटैटो भी लिखा गया है। और अब आप गूगल थोड़ा सा सर्च कीजिएगा तो देखिए गूगल जो है उसके पास अपना कोई बक्सा नहीं है कि उसमें से खोल के बता देगा। हम लोग जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करते हैं ना, अलग अलग वेबसाइट पर डालते हैं, वहीं का इन्फॉर्मेशन उठा के उसको पटक देता है, पता है ना आपको। तो गूगल कभी कभी गलत भी जवाब दे सकता है। तो बताइएगा थोड़ा सा कि आप लोग सब्जी का राजा किसको बताते हैं, ओके, बताइएगा जरा। आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल प्रेसिंग इट्स ब्रेक बिकॉज। अगर बाइसिकल का ब्रेक को अगर दबा दीजिएगा तो साइकिल चलाना कठिन हो जाता है, क्यों, बताइएगा जरा। बाइसिकल को बाइसिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका दो चक्का होता है, बी आई बाई मतलब बताया था ना कि दो होता है, मोनो होता है, बाई या डाई दोनों मतलब दो होता है। तो घर्षण के कारण जो ब्रेक है पैड रिम की गति को रोक देता है, घर्षण के कारण ब्रेक पैड रिम की गति को बढ़ा देता है, ब्रेक पैड घर्षण को कम कर देता है, सड़क उबड़ खाबड़ और रुक्ष होता है। रुक्ष मतलब समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, खुरदरा बोलते हैं उसको, रुक्ष को ना। तो देख लीजिएगा, ऐसे इसका मीनिंग मैं सर्च नहीं किया हूँ रुक्ष का, ठीक है, गलत भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा चांस है सही होगा, ठीक है। रुक्ष का मतलब होता है और खुरदरा टाइप का, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा इसको, अगर गलत होगा थोड़ा सा बता दीजिएगा, वैसे मैं भी सर्च करके अगर गलत होगा तो बता दूंगा, ओके। मैं इसको सर्च नहीं किया था ना, रुक्ष का मतलब सर्च नहीं किया था। तो एक साइकिल को एक सड़क पर ब्रेक लगाकर चलाना हो गया ना, चलाना कठिन होता है ना, चलाना, इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। चलाना कठिन होता है क्यों, तो क्यों इसलिए होता है जैसे कि साइकिल का रिम है, ठीक है, साइकिल यहाँ पे है रिम है उसका, ऐसे रिम होता है, यहाँ पे एक्सल धुरी होता है, तो ऐसे ब्रेक लगा दिया आपने, तो ब्रेक लगा दी तो जो आपका ब्रेक पैड है उस साइकिल के रिम को पकड़ लिया ना भाई, क्या हुआ, पकड़ लिया, तो ब्रेक पैड के रिम की गति रोक देता है, गति को रोक देता है, समझ गए। यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश का जीडी में पूछा गया था, ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे पूछते हैं। यहाँ से फ्रिक्शन के बारे में आता है, याद देखिएगा ना, फ्रिक्शन के बारे में आता है, थोड़ा सा याद देखिएगा। फ्रिक्शन जो क्या करता है, फ्रिक्शन जो होता है से मोशन को अपोज करता है, तो अगर मोशन इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है। और फ्रिक्शन देखिएगा तीन तरह का होता है, यहाँ पे लगता है, ओके, क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है तीन तरह का होता है, बताता हूँ। पहला फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ओके, नहीं सॉरी, होता है काइनेटिक फ्रिक्शन लेकिन पहला नहीं होता है। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। तो ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, आपको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये तीनों होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक और रोलिंग, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है ना, काइनेटिक, उसके बाद आप लोग देखिएगा अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है से आपका कम होता है, ओके, और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है से आपका सबसे कम होता है फ्रिक्शन में लगता है, तो ओके। तो ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, आंसर समझ चुके हैं आप लोग। द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार एंड यूज्ड टू रन मोथ्स एंड इंसेक्ट। देखिएगा छोटा बड़ा कीट पतंगा जो होता है, इंसेक्ट वगैरह वगैरह, जो कीट मोथ होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे घर में तिल चट्टा वगैरह होता है, ठीक है, तो सबको भगाने के लिए यूज करते हैं। तो क्या होता है वह, पैराफिन वैक्स, ठीक है, बिटुमेन, कोल गैस या फिर बॉल ऑफ नैप्थलीन। तो देखिए आप लोग इसका यूज भी करते होंगे, जैसे देखोगे टॉयलेट वगैरह में इसका यूज करते हैं, नैप्थलीन बॉल्स का प्रचार भी हो गया यहाँ पे, ओके, नैप्थलीन बॉल का प्रचार हो गया यहाँ पे। तो नैप्थलीन बॉल आपका आंसर हो गया। नैप्थलीन का गोली यूज करते हैं, आप लोग देखे हो कि घर में जब मम्मी लोग है कपड़ा वगैरह रखती है तो उसमें 2-4 गोली नैप्थलीन डाल देती है ताकि उसका जो गंध है सब मेंटेन रहे, क्या हो, गंध मेंटेन रहे। आप लोग जब उस बक्सा खोलिएगा ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो आ रही है नैप्थलीन के गोली के चलते, ठीक है। जाके बक्सा खोल के देखिएगा जरा, नैप्थलीन गोली रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है।
चलिए, तो इसी का यूज करते हैं, इसका बहुत यूज है, टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं, घर में भी डालते हैं, ओके, बक्सा वगैरह में, कपड़ा वगैरह में डालते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे मतलब कीड़ा वगैरह ना लगे, ओके, गंध उसका खराब ना हो, ओके, ऐसे इसके लिए डालते हैं। बाकी एक वर्ड है कोयला गैस। कोल गैस क्या होता है जी, एक कोल गैस होता है, एक वाटर गैस होता है। तो पहले मैं वाटर गैस बताना चाहूँगा ना। एक वाटर गैस है, जो टर्म्स आते हैं क्लियर करते चलिए। वाटर गैस होता है CO+H2। क्या होता है? CO+H2 को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं, और कोल गैस को बोलते हैं CO+N2। क्या होता है? कोल गैस को बोलते हैं CO+N2। तो इसको याद रखिएगा ना, वाटर गैस CO+H2, कोल गैस को बोलते हैं CO+N2। ओके, चलिए, हो गया आपका, हो गया आंसर आपका, बॉल ऑफ नेपथलीन हो गया, समझ गया ना, नेपथलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। देखिए क्वेश्चन में पहले आपको ऑनलाइन में बता चुका हूँ। देखिए यही फायदा होता है डेली सुनने से, कि मैं जब बीच में चर्चा करता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बीच में बताता हूँ, तो वैसे मैं बता चुका हूँ, आज क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो लाउडनेस ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करता है? तो ध्वनि की जो प्रबलता होता है, क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता होता है, वो डिपेंड करता है आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर। ध्यान दीजिएगा, मैं ध्वनि की प्रबलता की बात कर रहा हूँ, मैं साउंड वेव का स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बाद में बोलने मत लगेगा, ठीक है, कि आप लोग क्या पढ़ा दिया, तो कंफ्यूज करके मत जाइएगा। आप लोग बताइए कि ध्वनि का जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करता है, वो बताइए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो ध्वनि की प्रबलता होता है, यानी कि लाउडनेस ऑफ साउंड होता है, जिसको आप लोग डीबी में नापते हैं ना, डेसिबल में, याद है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो आपका आयाम पर डिपेंड करता है, आयाम पे, यानी कि एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड पता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम। तो इसको आयाम बोलते हैं, इधर वाला को। तो जितने ज़्यादा देखेंगे ना, जब साउंड अगर म्यूजिक चलाते होंगे, तो जितने ज़्यादा ऊपर जंप करेगा ना, उतने ज़्यादा स्पीड में जो है, जितने ज़्यादा साउंड कीजिएगा उतने ज़्यादा जंप मारता है, ऐसे देखें, तो वही आयाम होता है, एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है आयाम पे, ठीक है, चलो याद रखिएगा। ओके, सामान्य बातचीत जो आप लोग करते हैं, जनरली जो बातचीत करते हैं, वह हम लोग लगभग 40 डेसिबल के आसपास बात करते हैं। सामान्य बातचीत जो होता है वो 40 डेसिबल के आसपास होता है। ओके, चलिए, 40-60 ऐसे भी लिखते हैं, ओके, 60 भी लिखते हैं कहीं कहीं, तो इसको देख लीजिएगा, 40 से 60 तक होता है। आप लोग सामान्य बातचीत जो करते हैं उसका डेसिबल होता है, तो वो हम लोग होता है, लाउडनेस साउंड डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं, एक स्लाइड ले यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड होता है। जैसे कि पहले आपका लाउडनेस हो गया, एक पिच हो जाता है, एक क्वालिटी होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो पूछते हैं आपसे कि लाउडनेस साउंड किस पर डिपेंड करता है, साफ साफ लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। क्या होता है? एम्पलीट्यूड पे। तो ये देखिए, इसका एम्पलीट्यूड कम है तो सॉफ्ट साउंड है, आराम आराम से बोल रहे हैं, हेलो आप लोग कैसे हैं, ये सॉफ्ट हो गया। और बोले हेलो आप कैसे हैं, तो लाउड साउंड हो गया। ओके, और लाउड साउंड जो ज़्यादा हो जाता है उसको नॉइज बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड पे, लाउडनेस पर डिपेंड करता है कौन, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। बताते बताते ना इधर का उधर भी होने लगता है। अभी से डिस्कस कर रहा हूँ, कब से डिस्कस कर रहा हूँ, और 1 बजे रात से जगह भी हूँ, तो देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पिच होता है, क्या है? पिच। तो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच किस पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। या देखिएगा, पिच, ये लो पिच है या हाई पिच है। ओके, हाई पिच है, लो पिच है। देखिएगा, पिच ऑफ साउंड जो पिच जो होता है, तो किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। ओके, क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वेव फॉर्म पे। क्वालिटी क्लीनर साउंड होगा, अभी जो बहुत सारा मिक्स में साउंड होगा ना, वो मिक्स साउंड हो जाएगा। तो क्वालिटी जो है डिपेंड करता है वेव फॉर्म, यानी वेव कैसा है, अच्छा वेव है या फिर बहुत ज़्यादा मिक्स वेव है। ओके, तो मिक्स वेव रहेगा तो आपका जो है क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। ओके, क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा, और वेव अगर क्लीनर रहेगा तो आपका क्वालिटी अच्छा आएगा। पिच ऑफ साउंड। ओके, तो समझ गए, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। एक अब नेक्स्ट स्लाइड में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगा, तो क्वेश्चन यहाँ से डालूंगा महिलाओं और बच्चों वाला। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस आर टेकन, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस पूछ रहा है आपको कि टाइम और डिस्टेंस आर टेकन किस पर लिया जाता है। मैंने बताना है कि टाइम को किस हिसाब से लेते हैं, एक्स पे लेते हैं या वाई पे लेते हैं। टाइम को एक्स पे लेते हैं, डिस्टेंस को वाई पे, या फिर एक्स पे लेते हैं डिस्टेंस को, इसको एक्स ही पे लेते हैं, वाई पे लेते हैं, या फिर एक्स पे, या फिर वाई पे या वाई पे, क्या लेते हैं। तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आप लोग 9th क्लास में जब ग्राफ पढ़े होंगे, ओके, ग्राफ पर जब पढ़े होंगे, तो टाइम एक्सिस को हमेशा एक से, टाइम जो था उसको सेकंड में लिए थे, एक्सिस पे लिए थे, और डिस्टेंस आप लोग इधर लिए थे, छोटका एस होता है डिस्टेंस को हम लोग डी से नहीं ए से डिनोट करते हैं। ओके, स्मॉल एस, तो इसको हम लोग लिए थे वाई एक्सिस पे, तो याद है ना। तो आपका फिलहाल तो आंसर हो गया कि टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो डिस्टेंस था उसको वाई एक्सिस पे। तो आंसर कहाँ चला गया? एक्स में चला गया आपका ए नंबर, वही है ना, एक्स और वाई। चलिए समझ गए। अब यहाँ से कुछ कुछ मैं आपसे बात कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ बात करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा स्पीड के बारे में बताता है। क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे स्पीड के बारे में बताता है। और एक पूछते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बारे में बताएगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है आपका एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो इसको याद रखिएगा। फॉर द टाइम यहाँ से कुछ कुछ डिस्कस करता हूँ। देखिए सारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया हुआ है, अलग अलग क्या चीज़ के बारे में बता रहा है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए
यहाँ पे देखिएगा इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहा है ना कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जो है से हम लोग किसी एक पार्टिकुलर जब कोई एक पार्टिकुलर डिस्टेंस है वहाँ से ले लिया है, जीरो से स्टार्ट नहीं है। मोशन तो है यहाँ पे, ठीक है, आपका देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन, ओके, लेकिन ये जो है से आपका जीरो से स्टार्ट नहीं है, यानी कि इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट नहीं है। और ये आपका जो ग्राफ देखने को मिल रहा है वो रेस्ट का ग्राफ है। क्या है? रेस्ट का ग्राफ है। कैसे? क्योंकि टाइम तो इधर बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस उतना ही है, यानी कि रेस्ट का ग्राफ है। टाइम बढ़ रहा है वहीं पे है रेस्ट का। ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है, यानी कि स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है तो इसका ग्राफ ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब जब इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात आया है तो हम लोग जो मतलब मोशन के बारे में बात आया तो इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा डिस्कस कर ही देते हैं, ओके। नहीं तो पता चला कि लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं और न्यूटन बाबा को ला ही नहीं, न्यूटन बाबा गुस्सा आ जाएंगे, ओके, कि भाई मेरे बारे में इतना चर्चा कर रहे हो, थोड़ा चर्चा कर रहे हो हमारे चीज़ के बारे में और हमको छोड़ ही दिए, तुम लोग भूल गए। तो देखिए यहाँ से यही बात है कि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होता है। फर्स्ट होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बी माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसका लेने का पर्पस मेरा क्या था आप लोगों को सबको पता होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है किसके लिए वैलिड है, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है तो जो अब इक्वेशन ऑफ मोशन देख रहे हैं वैलिड नहीं होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑल द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिस्टेड हियर आर वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे वीडियो थे, कुछ क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग को जरूर बताना है, जेच लिख के जाइएगा। अब यहाँ तक आए हैं ना, ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो जरूर आएंगे, जिसको अच्छा नहीं लगा होता तो पीछे ही छूट गए होंगे। जो लोग अच्छे नहीं होते हैं वो लोग पीछे ही छूट जाते हैं। तो कोई लोग छूटता है ना, ठीक है, तो अपने आप को कम से कम कोशिश कीजिए अपने आप को अच्छा बना के रखिए, ओके। और अगर उसके बाद कोई आपको लाइफ में छूटता है तो उसकी चिंता मत कीजिए, ओके। आप लाइफ में सबको खुश नहीं कर सकते हैं, लाइफ में सबको खुश नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बातें हैं यही सारे, ओके। थोड़ा तैयारी कीजिए और संडे को रिवीजन करते हैं कि नहीं, रिवीजन थोड़ा डाला कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक वहाँ पे नहीं निकलेगा एग्जाम में, मतलब निकल के नहीं आएगा माइंड से। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, भाई बहुत चीज़ आने वाला है इस चैनल, मतलब आपको मतलब ये चीज़ देने वाला है, मतलब मैं क्या बताऊँ, अभी तो बहुत चीज़ है, ओके। और बाकी देखिए लाइफ में कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम आता है ना, पर्सनल प्रॉब्लम आता है जो लगता है तो आप देखिए ईमेल आईडी है, आप शेयर कर सकते हैं, ओके। आई विल हेल्प यू, जहाँ तक लगेगा मुझे मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। तो यू कैन ईमेल में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो, ओके। बाकी स्वस्थ रहें, मत रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, संडे को एंजॉय कीजिए। मेरा तो एंजॉयमेंट आप लोग एक वजह से करवा ही रहे हैं। वंदे भारतम।